नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के फ़ैसले की और अदालत उज़्मा से जुड़ी जो चंद अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और इन ख़बरों की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद जो हमारे वीडियो लॉग की एक और अहम ख़बर है, एक और बड़ी ख़बर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा ज़रताज गुल साहबा ने, जिन्हें ATC अदालत फैसलाबाद ने 9 मई के केस में 10 साल की सज़ा सुनाई थी, गिरफ्तारी के डर से, गिरफ्तारी के ख़दशे से लाहौर हाई कोर्ट से कैसे दौड़ लगा दी। कुछ और भी ख़बरें हैं पिछले चंद घंटों में जो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं बहरिया टाउन की। कल 13 अगस्त है। वैसे तो इस्लामाबाद में जो यौम आज़ादी की तकरीबात हैं, मार्का हक़ की जो मुख्तलिफ़ तकरीबात का इनेकाद किया गया है, एहतमाम किया गया है 14 अगस्त को लेके, इन तैयारियों के सिलसिले में कल शहर इक़्तिदार में आम ततील का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुलेगी, सुप्रीम कोर्ट की अदालतें लगेंगी, मुकदमात की समाअत होगी, जिसमें अहम मुकदमा बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ की नीलामी के ख़िलाफ़ जो अपील है, जिस पर कल नया बेंच जो है वो समाअत करेगा। आखिरी जब समाअत हुई थी, जब बहरिया टाउन की तरफ से, मलिक रियाज हुसैन की तरफ से नीलामी के प्रोसेस को, जिसमें 6 बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ को नीलाम किया गया था, 3 की नीलामी हो गई थी, 3 प्रॉपर्टीज़ का मुनासिब जो है वो कोई बिड नहीं आई थी, ऑक्शन नहीं हो सका था, तो उसको मौखर कर दिया गया था। तो उस पर क्योंकि मरकज़ी अपीलें आखिरी समाअत पे मुकर्रर नहीं हुई थी, तो अदालत ने आज के दिन तक केस की समाअत को मुलतवी किया था। लेकिन आखिरी समाअत पे जो बेंच था वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था। और उस बेंच ने बहरिया टाउन के वकील को ये हुक्म दिया था कि आप आइंदा समाअत पे जो रेफरेंसेस हैं बहरिया टाउन मलिक रियाज हुसैन के ख़िलाफ़, उनकी नकूल भी जमा करवाएंगे, ताकि पता चल सके कि दरअसल गबन क्या हुआ था, स्कैंडल क्या है बहरिया टाउन के ख़िलाफ़। और कुछ ऐसे रिमार्क्स भी जज साहबान ने दिए थे जो बहरिया टाउन के लिए जो नीलामी का प्रोसेस हुआ था, बहरिया टाउन के लिए वो रिमार्क्स बड़े हौसला अफजा थे, बड़े सेटिस्फैक्ट्री थे। जिसमें सवाल जज साहबान ने यह उठाया था कि जब प्ली बारगेन ख़त्म करने की जैन मलिक ने दरख्वास्त दे दी है, तो फिर ये प्रॉपर्टीज़ कैसे नीलाम की गई अनटिल अनलेस, जब तक ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग के बाद, अदालती कार्रवाई के बाद इस केस का फैसला नहीं हो जाता। तो कल इस केस की समाअत होगी, सुप्रीम कोर्ट खुलेगी, लेकिन नया बेंच तश्कील दिया गया है। अमीनुद्दीन खान साहब वाला बेंच क्योंकि मौजूद तो है, लेकिन 2 रुकनी बेंच है। लेकिन चूँकि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील है बहरिया टाउन की, हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब का और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब का। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ये अपीलें अपने सामने लगा दी हैं। तो 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं। और कल की समाअत से पहले बहरिया टाउन की लीगल टीम की तरफ से जो प्रॉपर्टीज़ की नीलामी का इश्तिहार था, नैब की तरफ से दिया गया था, उसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है। और इसके साथ साथ जो चार्जशीट थी बहरिया टाउन के मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, जैन मलिक के ख़िलाफ़ या बाकी मुतलका मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, वो चार्जशीट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है। और जो रेफरेंसेस की नकूल है उसे भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया है। तो देखते हैं, कल 13 अगस्त को इस केस की समाअत होना है, तो जो भी अदालत का फ़ैसला होगा, कल फ़ैसला हो जाएगा, उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक और ख़बर है सुप्रीम कोर्ट से। नाज़रीन, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो ट्रांसफ़र का मामला है, जो 5 जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त लिखा गया था, और फिर ख़त के बाद जब 3 जज ट्रांसफ़र हुए थे, तो 5 जज ने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की दरख्वास्त पे, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब उनके मतलब सरकर्दा सबसे पहले नंबर पे थे, सीनियर जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जजेस की दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ कर दिया था और जजेस के ट्रांसफ़र को आईनी करार दिया था। और जहाँ तक जजेस की सीनियरिटी का मामला था, उसे सदर पाकिस्तान को डिटरमिन करने के लिए भिजवा दिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट में ये जो फैसला था जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से, इस पर एक और इंट्रा कोर्ट अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में 5 वकीलों ने, जो कि पाकिस्तान बार कौंसल के मेंबर हैं, पाकिस्तान बार कौंसल के अरकान हैं, उनकी तरफ से दायर की गई हैं इंट्रा कोर्ट अपील।
आबिद ज़ुबैरी साहब सरकर्दा वकील हैं, उनके साथ चौधरी इश्तियाक साहब हैं, शहाब सरकी साहब हैं, शफ़क़त अब्बासी साहब हैं और एक वकील साहब हैं, ग़ालिबन एडवोकेट मुनीर साहब हैं, काकड़ साहब हैं। तो इन्होंने ये पिटीशन दायर की है इंट्रा कोर्ट अपील अदालत के फैसले के खिलाफ, जिसमें यह कहा गया है कि जजेस ट्रांसफ़र केस में जो अदालत ने आर्टिकल 200 की तशरीह की है वो तशरीह दुरुस्त नहीं की गई और अदालती फ़ैसले में आर्टिकल 175 को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। और जो अदालती फ़ैसले में सीनियरिटी डिटरमिन करने का जो अख्तियार, जो मामला सदर पाकिस्तान को रेफ़र किया गया, सीनियरिटी डिटरमिन करने का सदर पाकिस्तान का अख्तियार है नहीं। तो यहाँ पे इंट्रा कोर्ट अपील में इस्तदा ये की गई है कि अदालत अपना फ़ैसला तब्दील करे और जो जजेस का ट्रांसफ़र है उसको गैर कानूनी, गैर आइनी करार दिया जाए और आर्जी ट्रांसफ़र करार दिया जाए और इसको मुस्तकिल ट्रांसफ़र करार ना दिया जाए। और अगर ये जज वहाँ पे रहते हैं तो इनको जूनियर जज के तौर पे ट्रीट किया जाए। तो ये पिटीशन भी दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट से। नाज़रीन, जो बड़ी अहम खबर है वो खबर नाज़रीन ये है, जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने फैसला किया, जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 45 साल के बाद तब्दील किए गए हैं। आखिरी मरतबा 1980 में रूल्स बनाए गए थे, लेकिन अब जो नए रूल्स बने हैं, जो रूल्स में अमेंडमेंट की गई हैं, उसके बाद जो कोर्ट फीस है, जो चालान की फ़ीस है, जो टिकट फ़ीस है, वो सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा दी गई है। यानी पहले अगर आपने कोई मुकदमा दायर करना है, आइनी पिटीशन दायर करनी है, कोई अपील आपने दायर करनी है, तो 250 रुपये फ़ीस थी। 250 रुपये आपको चालान या टिकट आपको लगाने पड़ते थे। अब ये फ़ीस बढ़ा के 2500 रुपये कर दी गई है। नज़रसानी की फ़ीस 125 रुपये थी, जिसको बढ़ा के 1250 रुपये कर दिया गया है। और नज़रसानी में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता था, जो कि 10,000 था, उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। अच्छा, ये वापस हो सकती है, जो नज़रसानी आप दायर करते हैं, ये 50,000 की जो सिक्योरिटी फ़ी है ये आप वापस कर सकते हैं अगर आप नज़रसानी में केस जीत जाते हैं। लेकिन अगर हार जाते हैं तो फिर आपको ये 50,000 की फ़ीस नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद ये 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए किया गया है ताकि हर फैसले के बाद जो खामखा की नज़रसानी की फ्रिवलेस एप्लीकेशंस आ जाती हैं, जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं होता, जिसमें कोई कानूनी सवाल नहीं होता, किसी अदालती फ़ैसले में गलती की निशानदेही नहीं की जाती, सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई होती है कि बस हम नज़रसानी फाइल कर दें, तो उसको डिस्करेज करने के लिए शायद ये फ़ीस जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। और अगर आप नज़रसानी में केस जीत जाते हैं तो आपको 50,000 वापस मिल जाएंगे। लेकिन जो एफिडेविट की फ़ीस पहले थी, जो 5 रुपये थी, उसको जो है वो टिकट जो है उसका 500 रुपये का कर दिया गया है। जो वकला की फ़ीस होती थी केविएट की 12 रुपये का टिकट लगता था, उसको भी 500 रुपये कर दिया गया है। आपने कोई भी पिटीशन दायर करनी है, जैसे मैंने कहा कि इंट्रा कोर्ट अपील की फ़ीस जो है वो 5,000 कर दी गई है, लेकिन आम जो अपीलें हैं उनकी फ़ीस जो है वो 2,500 रुपये है। लेकिन 2,500 फ़ीस के साथ, टिकट के साथ, यानी चलान जो मर्ज़ी आप नाम ले लें, चलान कह लें, टिकट कह लें, फ़ीस कह लें, लेकिन आपकी जितनी सफ़ात पर मुश्तमिल पिटीशन होगी, यानी एक तो आपने 2,500 रुपये फ़ीस आपने फ़ाइल कर दी, जमा करवा दी, लेकिन अगर आपकी 100 पेज की पिटीशन है तो हर सफ़े के एवज 100 रुपये आपको अलग से जमा करवाना पड़ेगा, यानी 10,000 रुपये वो भी हो गए। अगर आपके 100 सफ़ों की पिटीशन है, इंट्रा कोर्ट अपील है, या चाहे आइनी पिटीशन है, चाहे अपील है, हर सफ़े का आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपने मुसद्दका फ़ैसले की नकल हासिल करनी है तो 1100 रुपये तो आपको फ़ैसले के अप्लाई करने के लिए देने पड़ेंगे। 1100 का चलान कह लें या 1100 के टिकट आप कह लें। और उसके बाद अगर फ़ैसला 50 सफ़ात पर मुश्तमिल है तो आपको हर पेज के बस 100 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। कुछ और भी मद में फ़ीसेस वगैरह हैं, उसमें भी कई गुना जो है वो इजाफा कर दिया गया है। और इस पर कहना ये है सरकारी ज़राए का, सुप्रीम कोर्ट के ज़राए का, कि चूँकि 45 साल के बाद रूल्स तब्दील हुए हैं, इससे पहले फ़ीसेस कम थी, 1980 के मुताबिक थी, अब इसको 2025 के मुताबिक रिकनसाइल किया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का बड़ा फैसला सामने आया है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं ज़रताज गुल साहिबा की। कल जो लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो लीगल टीम पेश हुई ज़रताज गुल साहिबा की, जो ATC अदालत फैसलाबाद ने उनको 10 साल की सज़ा सुनाई। 10 साल की सज़ा के बाद ज़रताज गुल साहिबा ने गिरफ्तारी नहीं दी, पेशावर हाई कोर्ट हिफाजती ज़मानत के लिए चली गई, राहदारी ज़मानत वहाँ से हासिल की, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में फिर भी पेश नहीं हुई।
तो कल जज साहबा ने कहा था कि हम ये जो एतराज़ात वाली अपील है, ये एतराज़ात भी दूर नहीं कर सकते जब तक ज़रताज गुल साहबा कानून के मुताबिक अदालत में, थाने में या सरेंडर करके अपनी गिरफ्तारी न दें। तो अदालत ने आज तक का वक्त दिया था ज़रताज गुल साहबा को, और हमने अपने गुज़िश्ता रोज़ के वीडियो लॉग में बताया था कि आज ज़रताज गुल साहबा की गिरफ्तारी हो सकती है अगर वो अदालत में पेश होती हैं। लेकिन ख़बर यह है कि अदालती हुक्म के बावजूद ज़रताज गुल साहबा को गिरफ्तारी का डर था, गिरफ्तारी का खदशा था, और आज वो लाहौर हाई कोर्ट नहीं पहुंची हैं क्योंकि उन्हें भनक हो चुकी थी कि वो अगर हाई कोर्ट जाएंगी, उन्हें अदालत में जाने भी दिया गया, पहले तो बाहर से गिरफ्तार हो जाएंगी क्योंकि ये कानूनी रास्ता है, कानून की मंशा है उनको गिरफ्तार करना। लेकिन चले उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है कि पेश होना है। तो पेशी के बाद ज़रताज गुल साहबा को ये पता था कि उन्हें लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो इसलिए वो पेश ही नहीं हुई। तो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर ये है कि जब भी पेश होंगी ज़रताज गुल साहबा, उनकी जो अपील है उस पर समाअत भी होगी और उनको सरेंडर, उनको गिरफ्तारी भी देना पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल वो गिरफ्तारी के डर से लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर से उन्होंने दौड़ लगा दी है। लाहौर हाई कोर्ट के सामने ज़रताज गुल साहबा पेश नहीं हुई हैं। बाकी शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब आज पेशावर हाई कोर्ट गए थे। पेशावर हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दिया है। 2 रुकनी बेंच था पेशावर हाई कोर्ट का जस्टिस अशरद अली साहब की सरबराही में, और इस बेंच ने 15 अगस्त तक के केस की समाअत को मुलतवी किया है। उमर अयूब और शिबली फराज की दरख्वास्त पे स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट को नए चेयरमैन सेनेट में और कौमी असम्बली में अपॉइंट करने के प्रोसेस से रोक दिया है कि जब तक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ना हो, कौमी असम्बली में और सेनेट में नया अपोजिशन अपॉइंट ना किया जाए। और जो वकील साहब थे उमर अयूब साहब के और शिबली फराज साहब के, उनकी तरफ से अदालत में ये दलाइल दिए गए कि 5 अगस्त से हमारी सीटों को, अपोजिशन की सीटों को खाली करार दे दिया गया है। नाअहली करना इलेक्शन कमीशन का गैर आइनी और गैर मौसर फैसला है। इलेक्शन कमीशन गलती कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63A की गलत तशरीह की है, तो लिहाजा अपोजिशन लीडर की तैनाती का प्रोसेस रोक दिया जाए। तो 15 अगस्त तक अदालत ने नोटिस जारी करके फ्रीकैन से, इलेक्शन कमीशन से और बाकी मुतल्लिका फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया है। बाकी आज़म समाती साहब बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। आज उन्होंने सेनेटर का हलफ उठा लिया है। मिशाल यूसुफजई ने सेनेटर का हलफ उठा लिया है, लेकिन उनका नाम ECL में शामिल था, उनको बाहर जाने नहीं दिया गया था। लेकिन आज पेशावर हाई कोर्ट में उनके केस की समाअत हुई है और पेशावर हाई कोर्ट में हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया है कि तमाम तरह की सफरी पाबंदियों से जो आज़म सवाती साहब हैं उनका नाम निकाल दिया गया है। अब ये जब चाहें सफ़र कर सकते हैं। बाकी कौमी असम्बली के इजलास में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया है। एहतजाज इस बात पे किया कि हमारा इस्तेहकाक है अरकान कौमी असम्बली का अपने लीडर, अपने बानी इमरान खान के साथ मुलाकात करने का, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। स्पीकर अयाज सादिक की तरफ से कहा गया कि आएँ, बैठे मुज़ाकरात करें, हम एक कमेटी बना देते हैं, उस कमेटी में इस मामले को डिस्कस करें, लेकिन एक लार्जर पिक्चर पे मुल्क की इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम के लिए आप बैठें, बातचीत करें, बातचीत से मसला हल होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ वॉकआउट कर गई। लेकिन स्पीकर साहब ने कमेटी बना दी है और तहरीक इंसाफ से कहा है कि इमरान खान से मुलाकात के मामले पे इस कमेटी में आके आप डिस्कस करें और अपना जो भी आपका इस्तेहकाक है, जो भी आपका इशू है, वहाँ पे बात करें और बातचीत से मसला हल होगा। तो एक ये डेवलपमेंट भी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, इरफान सदीकी साहब ने आज, अली ज़फ़र साहब ने भी बात की कि ये हमारे लोगों को अपोजिशन की सीटों से हटाया जा रहा है, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। तो इस पर वज़ीर कानून ने उनको जवाब ये दिया था कि देखें, ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये जो प्रोसीडिंग हुई है, PTI के लोग नाअहल हुए हैं, इस पर कानूनी रास्ता अख्तियार करें। इलेक्शन कमीशन ने किसी को नाअहल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने तो सिर्फ इनके नाअहल होने का ऐलान किया है। डिस्क्वालिफिकेशन अदालत से हुई है। तो यहाँ पे हम उनके साथ हमदर्दी तो कर सकते हैं, लेकिन नाअहली का जो खात्मा है उसका रास्ता अदालतों से निकलना है। बाकी इसके बाद जो इरफान सदीकी साहब हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, उन्होंने बड़ा अहम खिताब किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा कि सिर्फ काजी फाइसा की बात ना करें, ये बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा क्या थे। तो क्या कहा इरफान सदीकी साहब ने, आज सुनते जाएं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ, उस पर रोशनी डाली है, कुछ हकायक वाज़े किए हैं
कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इमरान खान साहब के दौर में क्या कुछ फेस करना पड़ा। तो इरफान सदीकी साहब ने कहा, क्या फरियाद तालपुर साहिबा को चांद रात को गिरफ्तार नहीं किया गया था? हॉस्पिटल के डॉक्टर बोलते रह गए कि फरियाद तालपुर साहिबा को हॉस्पिटल की डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन उनको अपना जेल ले जाया गया। मरियम नवाज़ के साथ क्या कुछ नहीं किया इमरान खान के दौर में? मुझे किराएदारी और गद्दारी के जुर्म में हथकड़ियाँ लगाई गईं। ये भूल गए हैं कि बोया क्या था और काटने की फसल इनको याद आ गई। नवाज शरीफ की तकरीर सुनने पे गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया। अगर किसी का जुर्म नहीं मिलता तो इस पर ड्रग डाल दो, किराएदारी डाल दो। पता नहीं किस दिल से कहते हैं कि जो बोओगे वो काटोगे। फिर इरफान सदीकी साहब ने कहा कि जो बोया था वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काट रहे हैं। नवाज शरीफ का केस ही सुप्रीम कोर्ट से शुरू होता था और सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो जाता था। इरफान सदीकी साहब ने दरअसल ये कहा है कि आपको तो ट्रायल कोर्ट में अगर सज़ा होती है तो अपील के लिए 3-4 फोरम आपको अवेलेबल हैं। नवाज शरीफ का केस शुरू होता सुप्रीम कोर्ट से होता था, सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म हो जाता था, राइट ऑफ अपील भी नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि बोलो मगर हमले ना करो, बोलो मगर GHQ पर हमले ना करो, बोलो मगर फ़ौज के खिलाफ ना बोलो। 8 के बाद 10 मई नहीं आया, 250 मकामात पे हमले हुए। टेलीफोन करके कहा कि हमने जला दिया, कोई गमला नहीं छोड़ा। 500 लोगों को तो जेल में जाना चाहिए। असद कैसर ने कहा कि हमारी गलती है, बाजवा को तौसीह दी। इरफान सदीकी साहब ने कहा कि ये वारदात भारत में होती 9 मई वाली तो कैफरे किरदार तक पहुंच चुकी होती, अमेरिका में होती तो फिर भी सज़ा हो चुकी होती। मैं मियाँ साहब के साथ इमरान खान के पास बनी गाला गए थे। आपके लीडर को सज़ा हुई, आप एहतजाज ज़रूर करें, हमें ताने ना दें, हमारे साथ ये सब कुछ हो चुका है। फिर इरफान सदीकी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ को निकाला गया तो वो GHQ के साथ से होके गुजर गया, लेकिन पत्थर तक नहीं फेंका। ये भी मान लो कि हम गुमराह थे, यानी तहरीक इंसाफ गुमराह हो गए थे, हमने रियासत पे हमला किया, ये भी तहरीक इंसाफ मान ले कि हमसे गलती हो गई। इरफान सदीकी ने कहा कि ज़रूर बातचीत करें, हमारी बात सुने, अपनी बात सामने रखें। आपकी जमात में 10 ज़ुबानें हैं। आप कभी कश्मीर के दिन जुलूस निकालते हैं, कभी आज़ादी के दिन एहतजाज करते हैं। पहले कहते थे ग़ुलामी नामंजूर, आज आप कहते हैं कि आज़ादी नामंजूर। APC के 5.5 सफ़ात में एक लफ्ज़ भी मार्का हक से मुतल्लिक नहीं था। आए मिल बैठ के बात करें, जब भी हल निकलता है बातचीत से निकलता है। आपकी पूरी क़यादत को सजाएं होने पे 2 आदमी भी नहीं निकले। जागती आंखों से ख्वाब ना देखें, हकीकत को तस्लीम करें। आपकी वजह से ना दुनिया रहेगी, ना पार्लियामेंट रुकेगी, ना कानून साजी होगी। बल्कि इरफान सदीकी साहब ने यह भी कहा कि तहरीक इंसाफ ये ना कहे कि काजी फायसा से सब कुछ शुरू हुआ। जस्टिस आसिफ सईद खोसा कौन थे? साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा कौन थे? यानी इरफान सदीकी साहब का ये कहना था कि आप कहते हैं कि काजी फायसा से केस शुरू हुए, ये खोसा कौन था? तो बड़ी एक तलख और हकीकत में मबनी तकरीर की है इरफान सदीकी साहब ने कौमी असम्बली में। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग था आज का आखिरी। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।